नमस्कार, आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार को गिरे अभी कुछ महीने ही हुए हैं। ढाका में छात्र आंदोलन के बाद अगस्त 2024 में हसीना सरकार गिरी। बांग्लादेश की राजधानी में अब फिर से छात्रों में गुस्सा पनप रहा है। 7 कॉलेजों के छात्र ढाका विश्वविद्यालय से अलग यूनिवर्सिटी चाहते हैं, जिसका मतलब है शेख हसीना की सरकार गिराने वाले छात्र फिर से सड़क पर आ रहे हैं। तो शेख हसीना की अवामी लीग भी मोर्चा खोलने की तैयारी में है। शेख हसीना की अवामी लीग फरवरी में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। कुल मिलाकर जो माहौल बन रहा है वो यूनुस सरकार के लिए खतरे की घंटी है। तो क्या माना जाए, जो हाल शेख हसीना का हुआ था वही हाल अब यूनुस का होने वाला है। इन्हीं सवालों को लेकर आज का सर्वे भी है, सर्वे के सवाल भी हैं और उन सवालों के जवाब भी हैं। सबसे पहला सवाल जो हमने पूछा दर्शकों से, पहला सवाल, शेख हसीना की अवामी लीग फरवरी में बड़े आंदोलन की तैयारी में है। क्या बदलाव होगा इस आंदोलन से और क्या असर होगा? विकल्प हमने दिया, आंदोलन कुचल देंगे 18% लोगों ने कहा आंदोलन कुचल दिया जाएगा यूनुस की तरफ से। जनता हसीना का साथ देगी 34% लोगों ने कहा। 31% लोगों ने कहा यूनुस का शासन कमजोर होगा। 17% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी स्पष्ट इसमें कोई राय नहीं है। 2 राय जरूर है कि जनता हसीना का साथ देगी और यूनुस का शासन कमजोर होगा। दूसरा सवाल हमने पूछा, क्या बांग्लादेश में फिर से हसीना की अवामी लीग खड़ी हो पाएगी? 58% लोग, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि हां, अवामी लीग एक बार फिर से खड़ी हो पाएगी इस आंदोलन के बाद। 36% लोगों ने कहा नहीं, 6% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। तो ये आप समझिए कि बांग्लादेश में जो स्थिति अगस्त में नजर आई और छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना की सरकार गिरी, शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा और अब यही स्थिति यूनुस के सामने है। एक बार फिर से छात्र आंदोलन और यहां अवामी लीग भी अब आंदोलन में कूदने वाली है। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर मनोज कुमार हैं, विदेश मामलों के जानकार। मनोज जी, जो 2 सवाल हमने दर्शकों से पूछा वही सवाल आपसे भी। ये छात्रों का आंदोलन, पहले जो छात्रों का आंदोलन हुआ शेख हसीना के खिलाफ, अब इस बार छात्रों का आंदोलन मोहम्मद यूनुस के खिलाफ, तो वही हाल होगा जो शेख हसीना का हुआ? देखिए सुमित जी, आपने जो सर्वे किया है ये बिल्कुल ही क्लियर कट एक स्पष्ट मैसेज दे रहा है कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है। और इसके पीछे का एक अगर क्रोनोलॉजिकल आप देखिए तो अमेरिका में जब से ट्रंप सरकार आई और आने के बाद से भारत के जो विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने जिस प्रकार से वहाँ के ट्रंप प्रशासन से कहा कि वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जिस प्रकार से आक्रमण हो रहा है और जिस प्रकार से कि अनह्यूमन एक्टिविटी की जा रही है, इन सारे मुद्दों को अगर आप ध्यान से दिखे तो आपको उसका असर दिखेगा। और अभी आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से यूनुस, जो कि हम सब जानते हैं कि वो मतलब जब 2016 में ट्रंप सरकार आई थी तो उसको उन्होंने ब्लैक डे घोषित किया था कि ये काला दिन अमेरिका के इतिहास के लिए। तो मुझे लगता है कि ये जो अमेरिका, इसके पहले की जो बाइडेन सरकार थी, जिस प्रकार से वो सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि पूरा विश्व जानता है, अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने का प्रयास कीजिए तो आपको दिखेगा कि बांग्लादेश में चुनी हुई सरकार जो शेख हसीना की सरकार थी उसको अमेरिका ने अपदस्थ किया और वहां पे कुछ जो पाकिस्तान के जो फंडामेंटलिस्ट थे उनके सहयोग से मिलकर जिस प्रकार से स्टूडेंट के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि उसी का ये फिर से दोबारा जो छात्र आंदोलन जो हो रहा है। और मुझे जो दिख रहा है, आप देखिए, एक समझना होगा कि बांग्लादेश भारत के बिना चल नहीं सकता, क्योंकि किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है वो जियो पॉलिटिक्स पे आधारित होता है। और पाकिस्तान का जिस प्रकार से इंटरफेरेंस वहाँ पे खास कर से जो इस्लामिक कट्टरवाद का जो फैलाव हुआ है, जिस प्रकार से वहाँ पे माइनॉरिटीज और हिंदुओं को और इवन जो आवामी लीग के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और एक तरीके से किलिंग किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता के बीच में भी असंतोष है। और देखिए, कोई भी देश अर्थव्यवस्था से चलती है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे चाहे रेलवे का स्ट्राइक चल रहा है, वहाँ पे जो रिफाइनरी है उसमें स्ट्राइक चल रहा है, स्वास्थ्य का कोई सुविधा नहीं है, मानव अधिकार का भी रिपोर्ट आया है जिसमें उस रिपोर्ट में बोला गया है कि आप बिल्कुल ही अनह्यूमन काम कर रही है यूनिट सरकार। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को अगर आप देखिए तो जो आपका जो सर्वे है बिल्कुल सटीक है। ठीक है, इस पे जिस प्रकार से अभी अवामी लीग का जो पॉलिटिकल एक कार्यक्रम तय हुआ है कि फरवरी में 1 से 5 फरवरी वो पर्चा बांटने का काम करेंगे, 6 फरवरी को उनका विरोध रैली होने वाला है, फिर उसके बाद से 10 फरवरी को प्रदर्शन है और 16 फरवरी को पूरा चक्का जाम करना है बांग्लादेश में। तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रेटजी है और अवामी
लीग वहां पे फिर से जनता का समर्थन वापस लेगी और जो उसके छुपे हुए लोग हैं वो सब निकल के रोड पे आएंगे और यूनिस सरकार को जाना ही होगा, बिल्कुल जाना होगा वहां से। तो इसमें आप यूनुस अगर जाते हैं तो विकल्प फिर कौन? क्या एक बार फिर से देखिए शेख हसीना की वापसी, आवामी लीग फिर से खड़ी होगी? देखिए ये सुमित जी, एक चीज तो हम लोगों को समझना होगा कि जो यूनिस जो बैठे हैं वो इलेक्टेड के द्वारा नहीं बैठाया गया है, बल्कि वो एक डमी के रूप में एक उनको ला के वहां बैठाया गया। लेकिन शेख हसीना रिसेंटली चुनाव में मैंडेट के द्वारा वहां चुन के आई थी और भारत ने उनको शरण दिया हुआ है, भारत में वो रह रही है। तो मुझे लगता है कि भारत भी इसमें रोल प्ले करेगा और इस रोल प्ले करने के बाद से शेख हसीना को फिर से पुनः स्थापित करेगा बांग्लादेश में, क्योंकि यही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का डिमांड भी है। और एक तरफ आप देख सकते हैं कि अमेरिका जिस तरीके से डेमोक्रेसी की बात करता है और जो बांग्लादेश में जो क्राइसिस हुआ था वो क्रिएटेड क्राइसिस था, नेचुरल क्राइसिस नहीं था। हम सबको पता है किस प्रकार से वहां पे एक लैंड की डिमांड हुई थी, जिसको शेख हसीना ने अपने स्टेटमेंट में कहा भी कि मेरे से लैंड मांगा गया और नहीं देने के वजह से मेरा तख्ता पलट किया गया। तो मुझे लगता है कि समय अब आ गया है और अमेरिका जिस प्रकार से अपने जो सहायता देता है, जो एड देता है और उसमें जो रिव्यू की मीटिंग बैठाया है, आपको मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश को 40 करोड़ यूएस डॉलर 2023 में दिया गया, पाकिस्तान को 23 करोड़ 10 लाख डॉलर दिया गया, अफगानिस्तान को लगभग 1 अरब अमेरिकी डॉलर दिया गया, भारत में लगभग 17 करोड़ के लमसम में दिया गया। तो इस प्रकार से अमेरिका प्रशासन जो अमेरिका फर्स्ट नीति की जो बात कर रहा है ट्रंप सरकार, उसी को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हो रही है और इसका इफेक्ट साउथ एशिया रीजन में पड़ेगा। और आप देख सकते हैं अभी बांग्लादेश की घटना दिख रही है, इसके पहले अफगानिस्तान में भी आप किस प्रकार से पाकिस्तान पे जो आक्रमण हुआ वहां टीपीपी के द्वारा, तो ये सब सारा एक जुड़ाव है कहीं ना कहीं। ये अमेरिका की सरकार में ट्रंप सरकार आने के बाद से उसका इम्पैक्ट ये हम सबको देखने को मिल रहा है। ठीक है, मेजर जनरल सुधाकर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जनरल साहब। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, छात्रों का आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो रहा है और फरवरी में तो अवामी लीग ने भी कहा कि हम भी बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। हमने सर्वे किया, सवाल पूछा, तो इसमें बहुत सारे जवाब जो हैं इस पक्ष में है कि अब मोहम्मद यूनुस की विदाई तय है, लेकिन यहाँ शेख हसीना की वापसी को लेकर लोगों की उम्मीद है, अवामी लीग की फिर से खड़े होने की उम्मीद है। आप क्या कहेंगे? नमस्कार सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया आपके शो के लिए। मेरे को पैनलिस्ट साहब को मैं बधाई देना चाहता हूं और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने व्याख्या किया है। आपके सवाल के जवाब में मैं 2-3 चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता हूं। नंबर 1, अगर पाकिस्तान का नवाज शरीफ वापस आ सकता है, अगर श्रीलंका का राजपाक्सा या जो प्रीवियस रेजिम की जो लीडर हैं अगर वो आ सकते हैं, इलेक्शन का रिजल्ट और कुछ हुआ कोई बात नहीं, तो साउथ एशिया का स्टेबिलिटी के लिहाज से अगर देखा जाए, और आज के दिन में बांग्लादेश में 50% से ज़्यादा अवामी लीग के डोमिनेशन है, 50% से ज़्यादा है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो इसके बराबर हो सकता है। और आज का परिस्थिति अगर देख के हम यह अंदाज लगाए और विश्व का जो डॉट्स हम अगर ज्वाइन करते हैं, जियो पॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स से लिहाज से, अफगानिस्तान में क्या हुआ है, नॉन स्टेट एक्टर, फिर सीरिया में क्या हुआ है, वही जोलानी जो आईसिस और अलकायदा के साथ जुड़ा हुआ था, उसको अगर हम धीरे धीरे लेजिटिमाइज करने लगेंगे और बांग्लादेश के ऊपर पूरा हाथ धो के बैठ जाए हम कि कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा परिस्थिति में मेरे ख्याल से रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बरखिलाफ ये कार्रवाई होती जाएगी। और अभी डोनाल्ड ट्रंप जो पावर आए हैं और उनकी तरफ से जो क्लियर संकेत मिल रहा है, मेरे को यही लग रहा है कि क्या अवामी लीग का जो लीडर है एग्जाइल पे इंडिया में, शेख हसीना का, क्या ये वापस नहीं आ सकती है? अगर नहीं आ सकती है तो बांग्लादेश में ऑप्शन क्या है आज के दिन? क्या खालिदा जिया को कोई एक्सेप्ट करने के लिए लोग तैयार हैं? क्या अवामी लीग का और कोई लीडर है इनकी जगह? हम मानते हैं इनका उम्र काफी बड़ा, काफी बहुत हो चुका है, कोई है? अगर नहीं है, कल मैं कोई मेरे दोस्त से बात कर रहा था बांग्लादेश के, कौन है फ्यूचर लीडर, तो वो कह रहे थे कि ना खालिदा जिया को एक्सेप्ट है, ना अवामी लीग का जो चीफ है शेख हसीना को एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कि कोई मिलिट्री रूलर। तो मैंने पूछा कि मिलिट्री रूलर है कौन, क्या अभी के चीफ बन सकते हैं, क्या और कोई है कि ना? तो उन्होंने ही पूरा खंडन किया कि ऐसा परिस्थिति में बांग्लादेश का जो स्थिति है, जो अभी डेथ ट्रैप में फंसने जा रही है बुरी तरह, और ये जो जमायती और रेडिकलाइजेशन जो फैल रहा है, इस्लामिक रेडिकल जिस तरह फैलाव हो रहा है,
और हमारे बैकयार्ड एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म अफगानिस्तान पाकिस्तान को माना जाता था। और मेरे विचार के मुताबिक ये पाकिस्तान जब देखा कि असफल रहा उधर लाइन ऑफ कंट्रोल और पंजाब के साथ, वो नया फ्रंट खोलना चाह रहा है उसके सर्वाइवल के लिए। तो और भी बहुत सारे उसके मित्र हैं जो मिले हुए हैं। तो क्या इसको हम प्रयास दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। सो दो चीजें हैं, क्या होने जा रहा है ऑटोमेटिकली, और क्या उसको हम अलाउ करेंगे इस तरह। तो इसी के जवाब के लिए मैं सबका ध्यान ले जाना चाहता हूं 2011-12 को इजिप्ट में अगर 100% नहीं तो काफी हद तक मिलता जुलता इसी तरह 11-12 में एक परिस्थिति उभर के आया था। मोर्सी साहब जब प्रेसिडेंट, मतलब लो वोटर टर्नआउट के बावजूद जी। उन्होंने जीत करके इलेक्ट हुए, लेकिन 11-12 महीने के बाद आप सबको मालूम है कि क्या हुआ परिस्थिति। होस्नी मुबारक के बाद जो वो प्रेसिडेंट बने थे, तो उनका 11-12 महीने का यही था कि मुस्लिम ब्रदरहुड का जो कॉन्सेप्ट था इसी को वो ला के पूरा डेमोक्रेसी को रिवाइव करना चाह रहे थे या ठीक एक है। जन्मत एक देना चाह रहे थे, लेकिन उसमें असफल रहे। हाँ। तो मेरे तो से यही कहना है कि ये जो भी कुछ हो रहा है ये टेम्पररी है, और ये बहुत जल्दी मसला जो है सिचुएशन, हालांकि हम जानते हैं कि शेख हसीना को सब लोग कहते हैं कि ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेटिक रूलर है। आज के दिन में बांग्लादेश में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, भाषा कोई भी इस्तेमाल कर लीजिए, जब तक सख्त और अकाउंटेबल टाइम बाउंड अकाउंटेबिलिटी नहीं रहेगा और नागरिकों को एक एक दायरे में लाने वाला कोई अगर व्यक्ति है वो है शेख हसीना। ठीक और है। ये भारत के इंटरेस्ट में मेरे ख्याल से जितने जल्दी वापस ठीक है, जाएंगे तो आप उतना ही बेहतरीन हो। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि शेख हसीना की वापसी हो सकती है, और जो सर्वे के जवाब भी आए हैं इस तरह से कि यूनुस का शासन कमजोर होगा और शेख हसीना के शासन को लोग फिर से वापस लाएंगे, अवामी लीग फिर से खड़ी होगी। लेकिन हमने कुछ और भी सवाल पूछे। सवाल ये पूछा कि क्या यूनुस और जमाती राज को हटाने के लिए हसीना खालिदा जिया को एक साथ आना चाहिए? अब ये भी बड़ा अहम सवाल है। 68% लोगों ने कहा हाँ, 31% लोगों ने कहा नहीं, 1% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। 68% लोग कह रहे हैं कि खालिदा जिया और शेख हसीना एक साथ आते हैं तो यूनुस और जमाती जो हैं वो भाग खड़े होंगे। चौथा सवाल, ढाका में छात्र यूनुस सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। क्या बांग्लादेश में यूनुस का भी शेख हसीना जैसा हाल होगा? यहाँ भी 68% लोगों ने कहा हाँ, 20% लोगों ने कहा नहीं, 12% लोगों ने कहा कह नहीं सकते। यानी 68% लोग कह रहे हैं कि शेख हसीना को जिस तरह से देश छोड़कर भागना पड़ा, मोहम्मद यूनुस को भी भागना पड़ेगा। छात्र आंदोलन अगर आगे तेज होता है तो। आप जनरल सुधाकर जी, ये आपसे ही सवाल, मेरा पहला सवाल कि यूनुस का क्या होगा, बहुत स्पेसिफिकली मैं ये पूछ रहा हूं, मोहम्मद यूनुस का क्या होगा? मोहम्मद यूनुस मीडिया में शायद आपको पता चल गया होगा, वो अभी हाइडिंग में है। ये पता है कि नहीं, सिलेक्टिवली वो मीडिया में आ रहे हैं। और आज के दिन में शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, सबसे बड़ा चुनौती बांग्लादेश के सामने ना यूनुस है, ना शेख हसीना, ना खालिदा जिया। नहीं नहीं, बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस आप कह रहे हैं आपको हाइडिंग में है, तो बांग्लादेश में हाइडिंग में है, किसके वो कौन उन्हें छिपाकर रखा हुआ है, कौन मदद कर रहा है? मेरे जानकारी के मुताबिक ये भागने की तैयारी कर रहे हैं, बाहर निकल जाएंगे बहुत जल्दी। अच्छा। और ये परिस्थिति को ये काबू में लेना इनके बस की बात नहीं है। वो निकल जाएंगे, लेकिन निकलने के बाद परिस्थिति तो बहुत गंभीर हो जाएगा, कौन उसको संभालेगा? वो जो सबसे बड़ी वैक्यूम क्रिएट होगा फिर वो तो और ज्यादा बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबत लेने वाला हो। वहां पर कट्टरपंथी भी आ सकते हैं, जमाती आ सकते हैं, ये अनार्की जैसे अराजकता की स्थिति जो पहले ही से बनी है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, मैं वो, अगर आप मेरे को 2 मिनट इजाजत देंगे, मैं जी चंद एक चीजों को आपके चैनल के थ्रू व्यूअर्स के पास पहुंचाना चाहता जी। हूं। आज के दिन में बांग्लादेश आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों के अंदर ये जो जमायती वाले हैं पेनिट्रेट होने लगे हैं। और सबसे बड़ा एक चैलेंज खड़ा है कि बांग्लादेश आर्मी को हटा के ये जो लीडरशिप है उसमें आईआरए कुछ इस्लामिक रिवोल्यूशन आर्मी या ऐसा कुछ नाम है, ये प्रवेश करने की बहुत जोरदार, पूरा एकदम, मतलब काफी डबल डाउन कर रहे हैं। फिर बहुत कम समय में ये घुसपैठ करके पूरा आर्म फोर्सेस को ये कंट्रोल करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आईसिस का जो कैंप्स हैं, जो आप अगर ध्यान ले लेंगे 71 की लड़ाई में जहां जहां पे कैंप्स बसे हुए थे, वही सारे जगह आईएसआई चीफ और उनके नीचे एक मेजर जनरल साहब एक डेलीगेशन गए थे 4-5 दिन पहले,
वहां पे उन जगहों को जाके रेकी करके गए हैं और उन जगह में कैंप की तैयारी शुरू हो गई है। नंबर 3, ये जो चिटागोंग ट्रैक के पार करके जो एक नदी है, नदी का नाम मैं बोल रहा हूँ, उस तरफ उल्फा 4 कैंप बनाना शुरू कर दिया है। इसी तरह रोहिंग्या 4 अलग अलग नाम के, रोहिंग्या का एक नया नाम सृष्टि हुआ है, कल के मीडिया में आया है बांग्लादेश में, उन्होंने कोई 4 ब्रदरहुड अलायंस का कुछ बना रहे हैं। जी। तो ये सिर्फ एक तरफ पॉइंट कर रहा है कि इस तरफ जो आईएसआई है पाकिस्तान का, वो अपना पेनिट्रेशन को फैला रहे हैं और बहुत जल्दी करीब करीब फरवरी एंड तक इसको काबू में लाना चाहते हैं। कंप्लीट पाकिस्तान का जो रूलिंग है यही करने की इनकी विचार है जी। और जितने सारे इस्लामिक रेडिकल्स हैं इनको काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं ना। जो सवाल आप पूछ रहे हैं, यूनिस जाने के बाद कौन है एक देश का सबसे आखिरी, जो बोलते हैं ना, लास्ट बेस्टियन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आर्म फोर्सेस होता है। अगर आर्म फोर्सेस इस तरह पेनिट्रेट होके रेडिकलाइज हो जाएगा तो उसको, बांग्लादेश को बचाने वाला कौन है फिर? तो यही एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मेरे विचार के मुताबिक शेख हसीना को या कोई एक इफेक्टिव लीडर अगर पहचान सकते हैं, यूनुस का ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 15-20 दिन तक वो लास्ट करेंगे। उसके बाद उनको खुद को ही फ्ली करना पड़ेगा, कहीं एग्जाइल जाएंगे या कहीं लूटेंगे, लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं लोग। इसके खिलाफ इतना गुस्सा बढ़ गया है लोगों का कि ये इससे कोई मसला हल नहीं हो रहा है। तो ऐसा परिस्थिति में मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल इज शेख हसीना। उनको जाके समथिंग इज बेटर देन नथिंग जो बोलते हैं, चाहे ऑटोक्रेटिक कहिए या जी। स्ट्रिक्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म कहिए, कुछ भी कहिए, हाँ। यही एक है जो पिछले 15 साल से वो साबित किए हैं कि एक ही तरीका है बांग्लादेश को जी। काबू में लाने का, वो है डंडा, लेकिन वो है जनरल लक्ष्य। साहब, आप यहाँ पर आपने जो बातें कही हैं, यकीनन वो एक चिंता की बात भारत के लिहाज से भी है कि आईएसआई ने जिस तरह से वहाँ पर जाल बिछाया है, रोहिंग्याओं को हथियार देना या रोहिंग्याओं का जो एक 4 ब्रदर अलायंस बनना है, वो ज़रूर म्यांमार के खिलाफ लड़ने के मकसद से बना हो, लेकिन उसे आईएसआई की मदद और आईएसआई की इतनी घुसपैठ, यकीनन ये जो वैक्यूम की स्थिति है यूनुस के जाने के बाद, मनोज जी, इस स्थिति में अगर कहीं जो कट्टरपंथी हैं, आईएसआई और ये सारी चीज़ें अगर हावी हो जाते हैं तो भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात। देखिए सुमित जी, आपका जो सवाल है बहुत ही मतलब कनेक्टेड है, लेकिन मैं उस सवाल का जवाब देने से पहले आपको, हम सबको पता है कि 26 मार्च को बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे है और जिस प्रकार से अभी वहाँ पे अवामी लीग का जो प्रोटेस्ट और मूवमेंट शुरू होने जा रहा है, और मुझे लगता है कि अभी जो हमारे डिफेंस के सीनियर जो बता रहे थे, मैं बिल्कुल उनके बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि आज बांग्लादेश एक फेल्ड स्टेट के रूप में घोषित हो चुका है। वो सिर्फ एक तरीके से, और ऑब्वियस है कि आपको न्यूज में आपने देखा होगा कि वहाँ की जो शेख हसीना गवर्नमेंट के जो विदेश मंत्री थे, गृह मंत्री थे, असदुजुम्मा खान कमाल ने, उन्होंने आरोप लगाया कि जो हमारी वहाँ की जो बांग्लादेश की जो सेना प्रमुख है वो कट्टरपंथियों से और खास करके आईएसआई से मिली हुई है, और उसी के तहत शेख हसीना को वहां से जाना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं कि जो वहाँ की आर्मी है वो बिल्कुल आज के डेट में जो इस्लामिक कट्टरपंथी और आईएसआई के जो चीफ है उनका अभी दौरा भी हुआ था बांग्लादेश में, उसमें न्यूज में निकल के आया था। तो मुझे लगता है कि ये सारे मिले हुए हैं। अब उसमें रहता है कि यूनुस के जाने के बाद से वहाँ पे क्या होगा, और ऑब्वियसली कि भारत एक बहुत ही इफेक्टेड स्टेट है और बांग्लादेश को बनाने में भारत का बहुत बड़ा योगदान है, और ज्योग्राफिकली भी और स्ट्रेटेजिकली भी। मुझे लगता है कि अगर वैसी स्थिति आती है तो भारत को अपने जो सैनिक, जो आर्म फोर्स है, जिस प्रकार से 1971 में इंदिरा गांधी ने जो ऑपरेशन किया था, और मुझे लगता है कि मोदी सरकार उसमें कहीं पीछे नहीं हटेगी। अगर इस तरीके की स्थिति वहां पे आएगी तो कभी भारत नहीं चाहेगा कि वो बांग्लादेश कट्टरपंथियों के हाथ में जाए और आईएसआई वहां से कंट्रोल करे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज ज्योग्राफिकली, मैं पहले अपने वक्तव्य में बताए थे कि ज्योग्राफिकली भी बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ जा ही नहीं सकता है, चाहे उसका आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, उसको भारत के साथ जाना ही पड़ेगा। और अभी आपके सर्वे में जिस प्रकार से जो परसेंटेज आ रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ की जनता भी धीरे धीरे निकल के सामने आ जाएगी, और भारत ऑब्वियस है कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए और बॉर्डर सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए वो बांग्लादेश में वहाँ पे एक पीसफुल गवर्नमेंट को और खास करके शेख हसीना को वहाँ पे स्थापित करेगा और उसमें मदद भी करेगा, क्योंकि आज अमेरिका भी वही चाहता है, क्योंकि पूरा विश्व एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को। तो आप कह रहे हैं कि भारत जो है मिलिट्री एक्शन ले सकता है? बिल्कुल बिल्कुल लेना ही चाहिए, ले नहीं सकता है।
अगर वो नहीं लेता है तो मुझे लगता है कि जो भारत की जो विदेश नीति है, अगर आपके नेबर में जिसको आपने ओरिजिन किया, जो वहाँ एक चुनी सरकार को अपदस्थ किया गया, तो आपको जब बिग ब्रदर का कंसेप्ट दिया जाता है तो आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इफेक्ट सबसे ज्यादा भारत देश को झेलना पड़ेगा अगर वहां पे कट्टरपंथी सरकार आती है तो। ठीक है जनरल साहब, लेकिन यहाँ चूंकि हमारे सेना प्रमुख का भी ये बयान आया था, उन्होंने भी कहा था कि हम वहाँ चुनी हुई सरकार से बात करेंगे, तो चुनी हुई सरकार तो है नहीं। अब वहाँ हम विदेश नीति या कूटनीति या डिप्लोमेसी की भाषा हम किससे कहें? पहली चुनौती तो ये थी अब तक। अब जब तक चुनाव नहीं होता, या तो चुनाव हो, कोई चुनी हुई सरकार आए, उससे फिर बातचीत हो, या फिर अब हम कट्टरपंथियों के हाथ में, आईएसआई के हाथ में यूँ बांग्लादेश को जाने दें और वो एक नया हम मोर्चा, हमारे लिए नया फ्रंट खुल रहा है। पहले ही एक फ्रंट जो हम जहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं, एक नया फ्रंट और खुल जाएगा और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में और डिस्टर्बेंस बढ़ाने की साजिश, उससे पहले ही हम क्यों ना कुचलें? देखिए सुमित जी, बहुत रियलिस्टिक सवाल आपने पूछा है। ये सवाल के जवाब में मैं ये कहूँगा कि म्यांमार में एक समय था, हिंदुस्तान ने काफ़ी समय नुकसान किया। ये नहीं कि हमने जो कदम उठाए बाद में वो सही कदम है। तातमदो, जो मिलिट्री उनता या जुंटा बोलते हैं, इसके साथ हम बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक समय आया जब हम खुद महसूस करने लगे, अरे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, बात करो। तो वही जिसको हम पूरा इग्नोर कर रहे थे, उससे बात करने में मजबूर हुए। तालिबान को देखिए आप, अफगानिस्तान में तालिबान को कोई अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है कि नहीं? तो हिंदुस्तान भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम कह रहे हैं पीपल फ्रेंडली, हम हमारा इन्वेस्टमेंट होते रहेगा, लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन तालिबान के साथ भी अभी हम बातचीत करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है नहीं? सो इसी तरह आज हम आईसिस कहें, सॉरी आईएसआई कहें, या कोई भी कट्टरपंथ, कोई भी नाम से आप पुकारिए, अगर ये आ जाते हैं पावर, सिचुएशन हाथ के बाहर हो जाता है, पुश कम्स टू शव। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं चीफ साहब की बरखिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहता हूं, मैं एक रिटायर्ड सैनिक जनरल हूं। चीफ साहब बिल्कुल, क्योंकि जो चीजें हमें नहीं पता है उनको मालूम है, वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सूझबूझ के कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो मेरे विचार में, मैं सिर्फ निचोड़ मेरे मन में जो आ रहा है वो एक दिशा की तरह पॉइंट कर रहा है कि अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो सिलेक्टेड गवर्नमेंट एक टेम्परेरी ऑप्शन को एक्सरसाइज किया जाएगा। वो वातावरण को ऐसा वो लाना शुरू करेंगे ताकि इलेक्शंस जल्दी से जल्दी हो सकता है। और जब वो इलेक्शन हो जाएगा, जो चुना हुआ पार्टी है उसी के साथ बात करने के शायद दिशा दे रहे हैं। लेकिन मेरे विचार में फौज को हर हालत में तय रहना है। मैं मनोज साहब की बातों से बिल्कुल 100% मैं पूरा एकदम एग्री करता हूं, मानता हूं। ठीक है, बांग्लादेश की स्ट्रेटेजिकली ये कोई दूर देश नहीं है, ये भारत का एक हिस्सा होता था एक समय में, अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर का एक हिस्सा होता था जी। ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी है, लैंग्वेज, आप रिलीजन, ये सारे बात करिए, कंटिग्यूटी है। यहाँ पे कुछ भी होता है, हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर नहीं, कंप्लीट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट 7 सिस्टर्स सिक्किम को मिलाएगा, 8 हो जाता है आपका, बिल्कुल कट ऑफ होने का। सिक्किम को 4100 किलोमीटर से भी ज्यादा बॉर्डर, लंबा बॉर्डर है, हम उसे सिक्योर करना होगा। अगर कहीं से भी एक नया फ्रंट खुलता है या लॉन्च पैड बनाया जाता है आतंकियों का, तो ये बाद में हम उसे कंट्रोल करें, उससे पहले ही हम ज़रूरी है कि कुछ लें। बिल्कुल आप भी सहमत है सर, वक्त की कमी है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। ज़रूर यहाँ पर बांग्लादेश में अब स्थितियाँ बहुत बदल रही हैं और साथ ही साथ मोहम्मद यूनुस की तो विदाई तय है, लेकिन यहाँ से जो वैक्यूम क्रिएट होगा, शेख हसीना की वापसी होती है या फिर कट्टरपंथी इस पर कब्जा जमाते हैं और आईएसआई यहाँ अपना जाल फैलाता है, ये बड़ी चिंता की बात है भारत के लिए भी। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल सुधाकर जी, बहुत शुक्रिया मनोज कुमार जी हमसे जुड़ने के लिए चर्चा में। एक छोटा सा ब्रेक की उस पार भी खबरें जारी।